हाय गाइस, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज आपके लिए एक नया वीडियो जो मध्यकालीन इतिहास से जो सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं, पेपर नज़दीक है, वो ज़रूर देखें ये वीडियो को, क्योंकि इसमें आपको सारे जो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के बताए गए हैं वो सारे आपको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और जो भी क्वेश्चन आपको अपडेट क्या है वो पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देर ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, अब बात करेंगे आज के टॉपिक पे आपका कि कौन सा टॉपिक कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने प्रश्न आपको कैसे क्या करना है। तो वो चीज़ें मैं आपको मॉडल पेपर में बताया है, और जो क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर का बचता है वो मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाता। तो उसी के बीच में मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ आपका एक नया वीडियो के साथ। तो आइए चलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया है दोस्तों, प्रश्न सिंध के अरबों की सफलता एवं उसके प्रभाव के बारे में बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें दे रखा है कि सिंध में अरबों की सफलता एवं उसके प्रभाव के बारे में बताइए। उत्तर में लिखना है आपको कि तुर्कों की विजय के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इन कारणों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुसार है। पहला आपका आता है हेडिंग में कि राजपूतों के पास अस्थायी सेना का अभाव, यानी कि जो राजपूत थे उनके पास अस्थायी सेना का अभाव किस तरीके से, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। राजपूत शासक अस्थायी सेना रखने में विश्वास नहीं रखते थे। वास्तव में राजपूत की जो शासन प्रणाली सामंती ढंग की थी, इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सामंत अपनी सेना रखता था। यानी कि जो सामंत थे वो क्या करते थे, अपनी सेनाएं रखते थे। यानी कि जो मध्यकालीन इतिहास के जो राजा हुआ करते थे, यानी कि राजपूतों के पास जो अस्थाई सेना हुआ करती थी, तो वो क्या करते थे कि अपने आप के पास सेना रखते थे और अपने प्रणाली के अनुसार उनको सारी चीज़ें रखते थे। संकट आने पर वह राजा को सैनिक सहायता प्रदान करता था। इस प्रकार के युद्ध के समय राजा के पास अच्छी खासी सेना इकट्ठी होती थी, तो इस तरीके से वो दूसरे पर हावी हो जाते थे। परंतु सामंतों से एकत्रित की हुई सेना सबसे बड़ा दोष यह था कि सैनिक में ना तो अनुशासन होता था और ना ही वे केवल एक निश्चित ढंग से लड़ पाते थे। और इसके अतिरिक्त यानी कि सामंतों कल सेना के सैनिक राज की अपेक्षा अपने सामंत के प्रति अधिक यानी कि स्वामी भक्त होते थे। यानी कि जो उनके राजा हुआ करते थे सैनिक के, उनके प्रति अपना एक स्वामित्व यानी कि स्वामित्व जमाए रखते थे, और वो अपने से अधिक उनके ऊपर स्वामी भक्त हुआ करते थे। प्रायः वे सामंत के घायल हो जाने पर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े होते थे। यानी कि अगर युद्ध में कोई घायल हो जाता था या कोई घायल, तो वे क्या करते थे कि युद्ध से भाग के खड़े हो जाते थे। इससे अन्य सैनिकों के मनोबल पर कुप्रभाव पड़ता था। ऐसे सैनिकों का मुकाबला करना कोई कठिन कार्य नहीं था। फिर आपका दूसरा आता है इसमें कि राजपूतों द्वारा हाथियों का प्रयोग, यानी कि राजपूतों द्वारा जो हाथियों का प्रयोग किया करते थे वो किस तरीके से करते, यानी कि सैनिकों के बारे में बताया। अब यहाँ पे हाथियों का प्रयोग कैसे करते थे, तो इसमें लिखना है आपको कि राजपूतों की युद्ध प्रणाली दोषपूर्ण तथा पुराने ढंग से की थी। राजपूत अपनी सेना में हाथियों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते थे ताकि वे शत्रु की अगली पंक्तियों को रौंद डालें। परंतु होता यह था कि प्रायः हाथी बिगड़कर अपने ही सैनिक को रौंदने लगते थे। इस प्रकार राजपूतों द्वारा हाथियों का प्रयोग उन्हीं के लिए घातक सिद्ध होता था। तो इस तरीके से राजपूतों का जो द्वारा हाथियों का प्रयोग किया करते थे, उनको यहाँ पे गहरा और बड़ा आघात पहुँचता था। फिर तीसरा बात, तुर्कों का श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र, तुर्कों के जो श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र थे उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। हेडिंग हो जाएगा आपका मुसलमानों के अस्त्र शस्त्र राजपूतों से कहीं श्रेष्ठ थे। राजपूत प्रायः परंपरागत पुरानी युद्ध पद्धति से ही युद्ध करते थे और उनके अस्त्र शस्त्र भी पुराने ही थे। राजपूतों के मुख्य शस्त्र तलवार तथा भाले थे, जिनसे शत्रु के निकट आने पर ही वार किया जा सकता था। इसके विपरीत मुसलमान युद्ध में तीर कमानों का भी प्रयोग करते थे, जिनके बल से शत्रु को निकट आने से पूर्व ही समाप्त कर देते थे। फिर चौथा आपका था गुप्तचर व्यवस्था, यानी कि उसमें गुप्तचर व्यवस्था कैसे थी। तुर्कों की सफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि उनकी सेना का गुप्तचर
विभाग जो बड़ा संगठित तथा कुशल था। यह विभाग राजपूत राजाओं की सैनिक शक्ति तथा आंतरिक स्थिति को पूरा पता लगा लेता था। और दूसरी ओर राजपूतों की जो गुप्तचर व्यवस्था इतनी कमज़ोर थी कि उन्हें तुर्की की सैनिक जो है वो तैयारियां का कुछ भी पता नहीं लग पाता था। तो ये थी उनकी सैनिक व्यवस्थाएं। पांचवा था युद्ध के विषय में भिन्न दृष्टिकोण, यानी कि राजपूत युद्ध के समय अपने आदर्शों को नहीं छोड़ते थे। वास्तव में वे धर्म युद्ध में विश्वास रखते थे। वे शत्रु की हत्या करने से उसे भारी हानि पहुंचाने की अपेक्षा उसे युद्ध क्षेत्र में भगाने पर अधिक बल देते थे। इसके विपरीत राजपूत अपने सभी सैनिकों सहित तब तक लड़ते रहते थे जब तक कि उनका सिर न कट जाए। वे युद्ध में भागना एक योद्धा की शान के विरुद्ध समझते थे। यही कारण था कि पराजय होने पर राजपूत सेना का अधिक विनाश होता था। फिर छठवां आपका आता है राजनीतिक एकता का अभाव। तो इस तरीके से आपको दो चीज़ फ़ायदा होते हैं दोस्तों। पहला तो आपका ये टॉपिक तैयार होता था, और दूसरे में आपका जो कैसे लिखित व्यवस्थाएं हैं उसको क्लियर करता है कि लिखने में आप लिखेंगे कैसे, तो आपके के जो पेपर होंगे वो कैसे आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा अंक भी प्राप्त करते। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे से अंक प्राप्त होगा। फिर आपका आएगा नेक्स्ट, यानी कि राजनीतिक एकता का अभाव। तुर्कों के आक्रमण के समय भारत में राजनीतिक एकता का बड़ा अभाव था। जो राजनीतिक एकता था भारत में वो बड़ा ही कुप्रभाव चल रहा था। सारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो प्रायः आपसी युद्ध में उलझे रहते थे। वो क्या हुआ था कि वो छोटे छोटे जो राज्य बटा हुआ करते थे वो क्या करते थे कि वो अपने आपसी झगड़ों में लड़ा करते थे। सारे उत्तरी भारत एक भी ऐसा शक्तिशाली राज्य नहीं था जो देश में राजनीतिक एकता स्थापित कर पाता। और ऐसे समय में जब बाहरी आक्रमण देश पर आक्रमण कर रहे थे तो राजपूत राजाओं ने संगठित होकर शत्रु का सामना करने का प्रयास नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि तुर्कों ने राजपूत के असंगठित राजतंत्र को उखाड़ फेंका और 12वीं शताब्दी में उन्होंने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। उसके बाद फिर सातवां आपका आता है इसमें कि समाज में उच्च आदर्शों का अभाव। भारतीयों की पराजय का मुख्य कारण उनमें उच्च आदर्शों का अभाव होना था। देश की आन पर मर मिटने की भावना कहीं देखने को नहीं मिलती थी। अफीम, शराब तथा बुरी आदतों के कारण लोगों की जो शारीरिक शक्ति क्षीण हो चुकी थी। आपसी फूट, ऊंच नीच की भावना, स्त्रियों की हीन दशा तथा अन्य कई कारणों से भारतीय समाज हीन स्थिति में पहुंच गया था। भारत की इसी कमजोरी को जो ही आक्रमणकारियों को पता चला, उन्होंने उसका पूरा लाभ उठाया। परिणाम स्वरूप आदर्शहीन भारतीय राज्य अपने दोषों के कारण विदेशियों के हाथों से पराजित हुए। तो ये था उनका जो आदर्श भाव, कुछ इस तरीके से। फिर आठवां आपका हेडिंग आता है जातीय भेदभाव। उस समय का हिंदू समाज के अनेक जातियों में विभक्त था। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों की घृणा की दृष्टि से देखते थे। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता का ह्रास हुआ। घोर संकट के समय भी वे एक शत्रु का सामना नहीं कर सके, और इसके अतिरिक्त सभी जातियों को अपना पैतृक धंधा ही अपनाना पड़ता था। रक्षा का भार क्षत्रियों के कंधों पर था। अन्य जातियों के लोग देश रक्षा के लिए लड़ना उनका कर्तव्य नहीं समझते थे। विदेशी आक्रमणों के समय भी वे अपने अपने कार्यों में लगे रहते थे। इसके विपरीत यानी कि मुसलमानों में जातीयता नाम की कोई वस्तु ना थी और रूढ़िवादिता से वे कोसों दूर थे। उनकी सेना में भी सभी जातियों के लोग भ्रातृत्व की भावना से रहते थे। इसी कारण भी वे मुसलमान राजपूतों के विरुद्ध युद्ध में विजयी रहे। तो ये था जातीय भेदभाव। फिर आपका आता है सेकंड नंबर इसमें कि अरबों के प्रभाव। पहला आपका है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव क्या क्या पड़ा? पहला तो इसमें आएगा कि खान पान तथा रहन सहन पर। भारतीयों पर मुसलमान की देखी पुलाव और भांति भांति के कबाबों का प्रचलन ना बढ़ा, और लोगों ने सलवार, तहमद, धोती तथा सिर पर कुल्ला लगाकर पगड़ी बांधने का रिवाज शुरू हुआ। फिर सेकंड आपका था कि सामाजिक कुरीतियों का आरंभ। तुर्की आक्रमण के परिणाम स्वरूप इस्लामी शासन का प्रारंभ हुआ
जिसने अनेक सामाजिक कुरीतियों को जन्म दिया और हिंदू स्त्रियों पर में पर्दे का प्रथा आरंभ हुई, ताकि मुसलमान शासक वर्ग के लोगों यानी कि लोग सुंदर हिंदू नारियों का अपमानित ना कर सके। और इसी बात के डर से बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई और वेश्यावृत्ति और दासता की प्रथाएं भी इन आक्रमणों के कारण जोर पकड़ गई। फिर तीसरा आपका आता है इसमें धार्मिक असहनशीलता। इसमें आपका होगा तुर्की आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत में मुसलमानों के शासन का जो आरंभ हुआ, उन्होंने धार्मिक असहनशीलता की नीति अपनाई और उन्होंने गैर मुसलमानी विशेषकर जैसे हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए। उनके मंदिर नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए और मूर्तियों को पैरों तले रौंदकर अपमानित कर दिया गया। हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए भी विवश किया गया और इस प्रकार हिंदू एक लंबे समय तक धार्मिक अत्याचारों से पीड़ित रहे। फिर आपका आता है दोस्तों चौथा है कि धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन में आपको लिखना है कि इस्लाम धर्म के प्रसार के कारण देश के वातावरण में कटुता की आ चुकी थी। इसे दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन तथा सूफी मत का कारण उदय हुआ। परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के निकट आए और एकेश्वरवाद का महत्व बढ़ा। मूर्ति पूजा का प्रचलन कम हुआ और जातीय बंधन ढीले पड़ गए। हिंदुओं में जहाँ संतों का आदर बढ़ा, वहाँ मुसलमानों ने भी हिंदू प्रचारकों का सम्मान भी दृष्टि से देखा और इससे वातावरण का सद्भावना का प्रसार हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने जो धर्म के सुधार में आंदोलन का हुआ था और धार्मिक असहनशीलता में उन्होंने जिस प्रकार हिंदुओं का अत्याचार किए, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें थोड़ा बहुत बताया गया। नेक्स्ट आपका आता है इसमें, अब आपका आता है पाँचवा दोस्तों कि नवीन कला शैलियों का आरंभ, यानी कि कला के क्षेत्र में भी हिंदुओं और मुस्लिम तत्व का समन्वय हुआ और मुसलमानों ने जो भवन बनाए हुए पूर्णतः मुसलमानों की ईरानी तथा मध्य एशिया शैली के अनुसार नहीं बनाए गए थे। इसी प्रकार हिंदुओं द्वारा बनाए गए जो भवन शुद्ध हिंदू शैली के नहीं थे। इन भवनों की जो कारीगरी, सजावट और नमूना तो हिंदू शैली से मेल खाता था, परंतु इनके जो गुंबदों और भीतरी भव्यता में मुसलमानों की शैली का अनुकरण किया गया था। इसी प्रकार चित्रकला में भी अजंता के यानी कि अंजता के चित्रों और हिरात तथा समरकंद की चित्रकला शैलियों का मिश्रण हुआ। तो इस प्रकार नवीन कला शैलियों का आरंभ किस प्रकार उन्होंने किया। छठवां आपका कि भारतीय द्वितीय स्तर के नागरिक, यानी कि भारतीय जो है वो द्वितीय स्तर के नागरिक माने गए हैं। किस प्रकार, जो तुर्की आक्रमण के कारण देश में मुस्लिम शासन की स्थापित हुआ और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय द्वितीय स्तर के नागरिक बनकर रह गए और उनसे सभी राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। उन्हें अब न तो राज दरबार में ऊंचा स्थान मिल सकता था और न ही वे राज्य में उच्च पद प्राप्त कर सकते थे। उन पर अनेक अत्याचार किए जाने लगे। तो ये उनका द्वितीय स्तर किस प्रकार नागरिक थे, ये आपका भारतीय। सातवां का था कि भारतीय संस्कृति का धक्का, यानी मोहम्मद गौरी के आक्रमण से भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा कला को भारी धक्का लगा। उसने भारत के प्राचीन भवनों तथा मंदिरों को तोड़ डाला। भारतीय कला के प्रसिद्ध केंद्रों को भारी हानि पहुंचाई गई। वहाँ की अनेक अद्भुत मूर्तियाँ तोड़ी गई। सामूहिक रूप से महमूद गजनबी ने प्राचीन भारतीय सभ्यता की बहुमूल्य कलाकृतियों का विनाश कर दिया। फिर उसके बाद में फिर आठवां आपका आता है कि बौद्ध धर्म का पतन। तो बौद्ध धर्म का पतन किस तरीके से होता है। तुर्की आक्रमणकारियों ने अनेक बौद्ध मठ तोड़ डाले और बौद्ध पुस्तकालयों को जलाकर राख कर दिया। उन्होंने अनेक बौद्धों की भी हत्या भी की और परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का गहरा आघात लगा। परिणाम स्वरूप यह धर्म भारत से लगभग लुप्त हो गया। फिर आपका आता है बी नंबर है आर्थिक प्रभाव। ये तो आपका सामाजिक चीज़ें थी। अब मैं आर्थिक में बताएंगे। पहला तो आपका जन धन की हानि। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत को जन धन की भारी क्षति उठानी पड़ी और उसके आक्रमणों के दौरान असंख्य लोग मारे गए और देश के असीम संपदा लूट ली गई। मोहम्मद गौरी के साथ आए अनेक मुसलमान भारत में बस गए
वे यहाँ से धन कमा कमा कर स्वदेश भेजते रहे और इस प्रकार भारत की धन संपदा निरंतर कम होती रही। फिर उसके बाद में फिर आपका है दूसरा, यानी कि कृषि तथा कुटीर उद्योग पर प्रभाव। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे तुर्क आक्रमणों की यानी कि का भारतीय कृषि तथा उद्योगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। लोग सदा अपनी सुरक्षा की चिंता में रहते थे। वे ना तो कृषि की ओर पूरा ध्यान दे सकते थे और ना ही उद्योगों के विकास के लिए कोई कार्य कर सकते थे। ऐसी दशा में भारतीय के कृषि तथा उद्योग अस्त व्यस्त रहे। फिर आपका था आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार की क्षति कैसे हुई कि तुर्की आक्रमणों का परिणामस्वरूप देश के अराजकता फैल गई और मार्ग असुरक्षित हो गए। भारतीय व्यापारियों के लिए तो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना और भी खतरनाक था। ऐसी स्थिति में लोगों ने व्यापार करना बंद करके अन्य व्यवसाय करना अपना लिया और इससे देश के आंतरिक व्यापार लगभग समाप्त हो गया। फिर आप कहता है कि भारतीयों की निर्धरता। तुर्की आक्रमणों के परिणामस्वरूप भारतीय निर्धन हो गए और कृषि उद्योग तथा व्यापार ठप हो गए। उन्हें अच्छे वेतन वाली नौकरियों से वंचित कर दिया गया। उनके लिए जीवन निर्वाह के अन्य साधन भी सीमित हो गए। उन्हें मुसलमानों की अपेक्षा बहुत अधिक कर देने पड़ते थे। परिणामस्वरूप भारतीयों की जो आर्थिक दशा थी वो खराब हो गई। फिर नेक्स्ट आता कि यानी कि विदेशी व्यापार के नए मार्ग खुलना। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों से जहां देश के आंतरिक व्यापार की क्षति पहुंची, वहां विदेशी व्यापार के कुछ नए मार्ग भी खुले। इन नए मार्गों द्वारा मध्य एशिया के अनेक देशों के साथ हमारा व्यापार होने लगा। अब उन वस्तुओं की संख्या बढ़ गई जिनका आयात अथवा निर्यात किया जाता था। उदाहरण के लिए अब मुसलमान की सुल्तान अरबी घोड़ों का अधिक से अधिक आयात करने लगे। यानी कि क्या हुआ था, जो सुल्तान था वो क्या करते थे, अरबी घोड़ों को अधिक से अधिक आयात करने लगे क्योंकि सेना में इनकी बड़ी मांग थी। और फारस में खच्चर, शराब और सूखे मेवे भी मंगवाए जाने लगे। तो इस तरीके से विदेश व्यापार में नया मार्ग कैसे खुला, ये चीज़ें आपको वहाँ पे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यानी कि विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, वर्णन करें। आंसर में लिखना है कि राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत 750 ईसा से 1200 ईसा के मध्य का काल भारतीय इतिहास में अनेक राजवंशों के उत्थान और पतन का काल रहा। इन राजवंशों में गुर्जार, प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य, चंदेल, गहड़वाल, गुहार और तोमर इत्यादि अधिकतर राजवंश राजपूत माने जाते थे। इन राजपूती की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं और कुछ विद्वान इन्हें भारत में ही रहने वाली एक जाति मानते थे तो कुछ उन्हें विदेशियों का सुल्तान मानते हैं जो भारत में आकर बस गए और कालांतर में जिन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति तथा गुणों के बल पर उच्च सामाजिक स्तर पर जाकर यानी कि स्तर पाकर राजनीतिक सत्ता को प्राप्त किया। यानी कि कुछ इतिहासकार इन्हें विदेशी तथा भारतीय जातियों का सम्मिश्रण मानते थे। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मतों का उल्लेख नीचे दिया जा रहा है। पहला आता है इसमें कि मूलतः विदेशी थे। यूरोप के अनेक इतिहासकारों ने, जिसमें विंसेंट स्मिथ तथा विलियम ब्रूक के नाम उल्लेखनीय हैं, राजपूतों की विदेशी मूल को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। किसी हद तक इस मत के पीछे इस प्रयास की शक्ति हो सकता है कि ये विदेशी इतिहासकार इस बात की पुष्टि कर सके कि भारत में विदेशियों के शासन की परंपरा रही है। कुछ भारतीय इतिहासकार भी राजपूतों को मूलतः विदेशी मानते थे। उदाहरणार्थ में आपका कर्नल टाड ने राजपूत को शक, कुषाण तथा हूण इत्यादि विदेशी शासकों के वंशजों से संबंधित माना है। टाड का तर्क है कि अश्वमेध यज्ञ यानी कि अश्वमेध यज्ञ, अस्त्र तथा वस्त्र पूजा, अस्त्र तथा शस्त्र पूजा, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति इत्यादि में इन विदेशियों तथा राजपूतों में समानता के पर्याप्त तथा मौजूद थे। विलियम ब्रूक तथा विंसेंट स्मिथ के विचारानुसार राजपूत की उत्पत्ति हूण इत्यादि विदेश जातियों से हुई। इन विद्वानों की राय है कि विशेष रूप से गुर्जर राजपूत एक उपजाति
उस समय भारत में आए, जबकि हूणों में भारत ने अपना आतंक मचा रखा था। किसने मचा रखा था? यानी कि भारत में जो आए हूण थे वो आतंक पूरे भारत में मचा रखे थे, और उनमें कुछ परिवार जो है वो राजपूत क्षत्रिय के रूप में भारतीय समाज में समाहित हो गए। यानी कि वो क्या हुए, समाहित हो गए, उसमें जुड़ गए, और कालांतर में ही प्राचीन भारतीय परंपरा के चंद्रवंशी तथा सूर्यवंशी क्षत्रियों से अपना संबंध स्थापित किया। फिर गुर्जरों ने के हूणों के साथ ही भारत में आने वाली जो जाति मानने में कुछ कठिनाइयाँ पेश आती हैं, यदि गुर्जर को हूणों के साथ ही भारत में आए होते तो साहित्य अथवा अन्यत्र जहाँ हूणों का उल्लेख मिलता है वहीं गुर्जरों का भी होना चाहिए था, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं मिलता। यानी कि बाण के हर्षचरित में हूणों और गुर्जरों का उल्लेख अलग अलग किया गया है। इसके अतिरिक्त जहाँ हूणों के आक्रमण का वर्णन है वहाँ गुर्जरों का नाम तक नहीं है। फिर दूसरा आपका आता है कि विशुद्धि प्राचीन क्षत्रियों के उत्पत्ति। यहाँ पे पंडित गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा, बीसीबी वैद्य तथा अधिकांश अन्य विद्वानों ने प्राचीन अनुश्रुतियों, अभिलेखों तथा साहित्य साक्ष्यों का आश्रय लेकर राजपूतों को विशुद्ध प्राचीन क्षत्रियों का संतान सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है। उसका मैं फिर टाड के तर्क का खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के रीति रिवाज विशेष यानी कि विदेशियों में प्रचलित थे तथा विदेशी यानी कि शासक वर्ग ने इन्हें क्षत्रियों से ग्रहण किया। पंडित ओझा का मत है कि राजपूत अपनी जातिगत विशिष्टताओं तथा शारीरिक संरचना में भी प्राचीन क्षत्रियों की संतान प्रतीत होते हैं, और राजपूत के अपार देश प्रेम और विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध करके अपने देश की रक्षा करने के प्रयासों से भी सिद्ध होता है कि वे प्राचीन क्षत्रियों को संतान थे। प्रतिहार, चालुक्य और प्रमाण तथा चाहमान राजवंश, जिन्हें डॉक्टर भंडारकर महाशय जैसे इतिहासकारों ने विदेशियों की संतान कहा है, वस्तुतः प्राचीन क्षत्रिय की संतान थे। इस संबंध में निम्नलिखित प्रमाण दिए जाते हैं। पहला तो आता है कि प्रतिहार सम्राटों ने अपने अभिलेखों में अनेक इक्ष्वाकु अथवा सूर्यवंशीय क्षत्रिय कहा है। उदाहरण में कि भोज के ग्वालियर अभिलेख तथा कि बाऊ के जोधपुर अभिलेख में प्रतिहारों ने अपने को नाम के कारण भाई का संतान बताया है। फिर आपका आता है दूसरा कि एक अनुश्रुत के अनुसार चंदेलों की उत्पत्ति चंद्रमा तथा ब्राह्मण गंधर्व राजकुमारी से हुई थी। उत्कीर्ण यानी कि उत्कीर्ण लेखों में दी गई परंपरा के अनुसार नानुक नामक चंदेल ने था, जिसने 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में बुंदेलखंड के दक्षिण में अपनी प्रभुत्ता स्थापित कर ली थी, और चंद्रात्रेय का वंशज था जो चंद्रवंशी था। फिर आपका था कि बुंदेलखंड के दक्षिण में अपनी प्रभुता स्थापित कर ली थी जो चंद्रात्रेय का वंशज था जो चंद्रवंशी था। एक अनुश्रुत के अनुसार चालुक्यों के उत्पत्ति हरित में कमंडल से हुई थी, और चालुक्य वंशीय नरेश जो पुलकेशन द्वितीय को होयसांग ने क्षत्रिय बताया, वो पंडित गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने इस बात को अनुश्रुत के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि मेवाड़ में के चालुक्य तथा सिसोदिया वंश जो अपने को सबसे अधिक श्रेष्ठ बतलाते थे, वो अपने को राम का वंशज बतलाते हैं। फिर घ नंबर आता है इसमें कि हमारे महाकाव्य के अनुसार कि चाहमान अथवा चौहान राजपूत सूर्यपुत्र अर्थात राज सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। अंगा में आता है कि परमार के अत्यंत प्राचीन हरसोल अभिलेख में इस वंश को राष्ट्र कुलोत्पन्न कहा गया है, और क्योंकि राष्ट्रकूट वंश प्राचीन क्षत्रिय वंश था, अतः परमार भी प्राचीन क्षत्रियों की संतान सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट, उपर्युक्त तर्कों के अनुसार यह सिद्ध करने का भगीरथ प्रयास किया गया है कि राजपूत वैदिक आर्यों तथा प्राचीन क्षत्रियों के वंशज थे। फिर तीसरा आपका आता है कि अग्निकुल का सिद्धांत। इसमें लिखना है कि कुछ विद्वान राजपूतों को आबू पर्वत पर विशिष्ट के अग्निकुंड में उत्पन्न हुआ मानते हैं। यह प्रसिद्ध अग्निकुल सिद्धांत जो चंद्रवदई के पृथ्वीराज रासों पर आधारित है। इनकी कथा
कुछ इस प्रकार है कि गौतम अगस्त तथा मुनि आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे। दैत्यों ने, जिन्हें इन सब कर्मों की घृणा थी, इस अपवित्र करने के लिए मांस, रक्त, की अस्थियाँ इत्यादि फेंकना शुरू कर दी। ऋषि मुनियों की प्रार्थना करने के पर उन्हें इस सब से बचाने के लिए ऋषि वशिष्ठ या यज्ञाग्नि से 3 योद्धा निकाले। पहला तो प्रतिहार, चालुक्य और परमार। परंतु इन तीनों में से कोई भी अपना कार्य सफल नहीं हो पाया। वशिष्ठ ने एक नया यज्ञ कुंड बनाया, जिसमें आहुति डाले जाने पर 4 भुजाओं वाला रक्त वर्ण तथा 4 हाथों वाला शस्त्र लिए एक व्यक्ति निकला। ऋषियों ने जैसे चाहुआन नाम दिया। इस पुरुष ने असासुरी, जिसे बाद में इन्होंने अपने कुल की देवी माना, की सहायता से दैत्यों को खदेड़कर पाताल में पहुंचा दिया। और पृथ्वीराज रासो की इस कहानी को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अन्य काव्यों और अभिलेखों में भी दोहराया गया है। पद्मगुप्त के नरसंहारचरित, हम्मीर रासो, सूर्यकाल के वंश भास्कर और बेदला के चौहानों के शीर्षणा अभिलेख में यह भी कथा पाई जाती है। अग्निकुल से संबंधित होने या टाड और स्मिथ, भंडारकर इत्यादि इतिहासकार इन्हें विदेशी मानते थे, क्योंकि अग्नि पवित्रता का द्योतक है और इस प्रकार विदेशियों को अग्नि से पवित्र करके हिंदू समाज में लिया गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस मत से कल्पना की कीड़ा अधिक है और सच्चाई तथा ऐतिहासिकता तनिक भी मालूम नहीं पड़ती। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को 3 मूल पतियों के विवेचन का सिद्धांत अपने स्वामी को प्रसन्न करते हुए मूल ग्रंथ में बाद में जोड़ा गया। C.B. वैद्य तथा G.H. ओझा का कहना है कि अग्निकुल सिद्धांत 16वीं शताब्दी के उपज है और इसलिए यह सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए राजपूतों को विदेशी नहीं माना जा सकता। इतना ही नहीं, 16वीं शताब्दी में से पूर्व कहीं भी उन्हें अग्नि से उत्पन्न नहीं बताया गया है, बल्कि उन्हें सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कहा गया है। चौथा कथा कि राजपूत मूलतः ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा विशंभर शरण पाठक आदि अनेक विद्वानों ने कई राजपूत वंशों का उत्पत्ति ब्राह्मण जात से जाती है। अभिलेखों के अनुसार भंडार के प्रतिहार ब्राह्मण, हरिश्चंद्र इनके ब्राह्मण, हरिश्चंद्र की क्षत्रिय वंशज इनकी पत्नी भद्रा के वंशज थे और परमार आबू पर्वत के वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण तथा चौहान इनकी चाहमान वत्स गोत्र के ब्राह्मण प्रतीत होते हैं। चंदेलों की उत्पत्ति से संबंधित मिथक में उन्हें काशी के राजा पुरोहित की चंद्रद्वय की लड़की से उत्पन्न बताया गया है। इनके अनेक विद्वान ऐसा मानते रहे हैं कि गुहिल वंश जिसके संस्थापक बप्पा रावल नगर ब्राह्मण थे, उन्हीं के प्रसिद्ध वंश में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और परवर्ती विद्वानों ने मेवाड़ के इस प्रसिद्ध वंश को भी भगवान रामचंद्र के वंश में संबंधित करके उन्हें सूर्यवंशी क्षत्रियों से संबंधित करने का जोरदार प्रयत्न किया है। 5वां सर्वाधिक मान्य सत्य या सिद्धांत। सारांश यह है कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में दिए गए सिद्धांतों में से कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है और प्राचीनतम भारत में राजपूत नाम की कोई जाति ही नहीं थी। हाँ, राजपूत शब्द का प्रचलन अवश्य था। कुछ लोग वीर योद्धा तथा युद्ध में कुशल से तलवार चलाने वाले होते थे और वही लोग बाद में राजपुत्र के शब्द के आधार पर राजपूत कहे जाने लगे। कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी वीर थे, वे भी अपने आप को राजपूत कहने लगे और इस तरह राजपूत एक मिली जुली जाति है। कुछ वीर लोगों ने अपना संबंध राम एवं कृष्ण से जोड़ने के लिए स्वयं को सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी भी कहना शुरू कर दिया। राजपूतों में कुछ विदेशी लोग भी शामिल हो गए तथा कुछ लोग थे जिनका संबंध विभिन्न कालों में राज करने वाले वंशों से था। शासक करने वाले
सभी वंशों क्षत्रिय ब्राह्मण तथा शाक्य यानी कि क्षत्रिय ब्राह्मण तथा वैश्य एक ही जाति माना जाने लगा और तथा यह वर्ग के लोग राजपूत तथा राजपूत कहे जाने लगे। इस प्रकार प्रसिद्ध इतिहासकार B.A. स्मिथ का मत अधिक सही प्रतीत होता है, जिनके अनुसार राजपूत एक मिलीजुली जाति है। कुछ राजपूत तो वास्तव में राम और कृष्ण के वंशज हैं, और जो सूर्यवंशी और राजवंशी क्षत्रिय हैं। यह भी सच है कि राजपूत जातियों की संतान है और अधिकांश राजपूत विदेशी जातियों के संतान हैं। अब अधिकतर विद्वानों इस मत को सत्य मानने लगे हैं। स्मिथ ने गंभीर शोध के केंद्र के बाद यह मत प्रस्तुत किया कि गोंड भर खरवार नामक जातियों से चंदेल, राठौर तथा गढ़वाल इत्यादि वंश की उत्पत्ति हुई है। सैद्धांतिक रूप से यह मानना कोई गैर तार्किक नहीं है कि कृषि, राजनीतिक सत्ता तथा वर्ण व्यवस्था के प्रसार के कारण जनजातियों में सामाजिक प्रभाव अवश्य हो। आपका 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक-एक करके बताया। तो इसी के साथ दोस्तों आपका ये आज का क्वेश्चन रहा। अगर दोस्तों वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग ज़रूर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकेंगे। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ये आपका आज का टॉपिक रहा इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। आज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पेपर होगा आपका भूगोल का। तो इसी बीच आइए चलते हैं आपको क्लास की यानी कि आपका आज का विश्राम देते हैं आज के क्लास को, और अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।